मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पाठशाला स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए साइंस का बोर्ड मॉडल ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप अच्छे तरीका से रट लीजिएगा, ताकि आप एग्जाम में जाए तो आपको किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत न हो। ये सभी प्रश्न को आप याद जरूर कीजिएगा। 100% गारंटी है कि ये सभी प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे। जल्दी से रट लो, यही आएगा, आप याद रखिएगा। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका 1 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है। 1 नंबर प्रश्न आपका है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है जड़ में, बी नंबर ऑप्शन आपका है पुष्प में, सी नंबर ऑप्शन आपका है तना में, और डी नंबर ऑप्शन आपका है फल में। तो याद रखिएगा कि पौधों में जनन अंग जो है आपका पुष्प में पाया जाता है, जो कि बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए प्रश्न संख्या 2 को। प्रश्न संख्या 2 आपको दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जंतुओं में। बी नंबर ऑप्शन आपका है कि कवकों में, सी नंबर ऑप्शन आपका है परजीवियों में, और डी नंबर ऑप्शन आपका है हरे पेड़ पौधों में या हरे पौधों में। तो याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण जो है आपका हरे पौधों में होता है, तो यानी आपका डी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 3 को देखिए। प्रश्न संख्या आपको थ्री में दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किस से बाहर निकलता है। प्रश्न को आप बार बार रिपीट करिएगा, ऑप्शन को देखिएगा, ताकि आपको अच्छे तरीका से याद आ जाए। तो प्रश्न आपका क्या है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। तो ए नंबर ऑप्शन में दिया है जल से, बी नंबर ऑप्शन में दिया है ग्लूकोज से, सी नंबर ऑप्शन दिया है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 से, और डी नंबर ऑप्शन आपका है डिक्टिया सोम से। तो याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जो है जल से बाहर निकलता है, जो कि ए नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 4 को देखिए। प्रश्न संख्या 4 में आपको दिया गया है कि जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। ए नंबर ऑप्शन आपका है यकृत में, बी नंबर ऑप्शन आपका है कि आमाशय में, सी नंबर ऑप्शन आपका है कि अग्नाशय में, और डी नंबर ऑप्शन आपका है मुंह में। तो याद रखिएगा कि जठर ग्रंथि जो है आपका आमाशय में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे चलिए प्रश्न संख्या देखिए 5 को। प्रश्न संख्या 5 में आपको दिया गया है कि ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है स्टोमाटा में, बी नंबर ऑप्शन में दिया है केंद्रक में, सी नंबर ऑप्शन आपका है माइटोकॉन्ड्रिया में, और डी नंबर ऑप्शन आपका है कि कोशिका दरों में। तो जल्दी से इसका कमेंट करिए और इसका आंसर बताइए कि ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया संपन्न कहाँ होती है। तो याद रखिएगा कि ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया जो है कोशिका दरों में संपन्न होती है, जो कि डी नंबर ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो डी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 6 को देखिए। प्रश्न संख्या 6 में आपको दिया गया है कि इथाइल अल्कोहल, क्या दिया गया है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। तो ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है कि वायवीय श्वसन, बी नंबर में दिया गया है कि अवायवीय श्वसन, सी नंबर में दिया गया है ए और बी दोनों, और डी नंबर में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि इथाइल अल्कोहल की प्रक्रिया जो है, इथाइल अल्कोहल किस प्रक्रिया के श्वसन से बनता है। तो आपका याद रखिएगा कि अवायवीय श्वसन से बनता है, जो कि बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 7 को देखिए। प्रश्न संख्या 7 में आपको दिया गया है कि सबसे छोटी पूछा है। आप याद रखिएगा कि सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि कौन है। सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि कौन है। तो ए नंबर ऑप्शन में दिया गया कि एडिनल ग्रंथि, बी नंबर में दिया गया है प्यूटिटरी ग्रंथि, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया मेडुला ग्रंथि, और डी नंबर ऑप्शन में दिया गया थायराइड ग्रंथि। तो याद रखिएगा कि सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि जो है आपका प्यूटरी ग्रंथि है, जो कि बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 8 को देखिए। प्रश्न संख्या 8 में दिया गया है कि
पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है। ह्रास मतलब होता है कमी, ह्रास मतलब होता है कमी। तो आपसे पूछा कि पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है। ए नंबर ऑप्शन आपका है विसरण, बी नंबर ऑप्शन आपका है वाष्पोत्सर्जन, सी नंबर ऑप्शन आपका है परागण और डी नंबर ऑप्शन आपका है निषेचन। तो याद रखिएगा कि पौधों के में वायवीय भाग से जल के ह्रास की क्रिया को हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, जो कि बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 9 को देखिए। प्रश्न संख्या 9 में आपको दिया गया है कि घेघा रोग पनपता है, या आपसे पूछेगा कि घेघा रोग किसके कमी से होता है। यहाँ पे दो प्रश्न पूछने का तरीका याद रखिएगा कि घेघा रोग पनपता है या घेघा रोग किसके कमी से होता है। तो ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है कि रक्त की कमी से, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है चीनी की कमी से, सी नंबर ऑप्शन दिया है आयोडीन के कमी से और डी नंबर ऑप्शन दिया गया है मोटापा से। तो याद रखिएगा कि घेघा रोग जो है आपका आयोडीन की कमी से होता है, जो कि सी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। घेघा रोग किससे पनपता है? तो आयोडीन के कमी से। घेघा रोग किसके कमी से होता है? तो आयोडीन के कमी से होता है। अब प्रश्न संख्या 10 को देखिए। करा कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये सभी प्रश्न आपका वीवीआई प्रश्न है, याद रखिएगा। इस सभी प्रश्न को आप अच्छे तरीका से याद करिएगा कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन में दिया गया प्लाज्मा, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया लिम्फ, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया सीरम और डी नंबर ऑप्शन में दिया गया सफेद रक्त कणिका। तो याद रखिएगा कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, जो कि ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या आगे देखिए 11 को। प्रश्न संख्या 11 में आपको दिया गया है कि रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं। रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन में दिया गया स्टेथोस्कोप, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया एमीटर को, सी नंबर दिया है लैक्टोमीटर और डी नंबर है आपका स्पिगोमैग्नोमीटर। तो याद रखिए कि रक्तचाप को हम लोग स्पिगोमैग्नोमीटर के द्वारा मापते हैं, जो कि डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। लैक्टोमीटर से हम लोग दूध की शुद्धता को नापते हैं, याद रखिएगा। लैक्टोमीटर से हम लोग दूध लैक्टोमीटर से हम लोग दूध की शुद्धता को मापते हैं और रक्तचाप से हम लोग स्पिगोमैग्नोमीटर के द्वारा हम रक्तचाप को मापते हैं। अब प्रश्न संख्या 12 को देखिए। प्रश्न संख्या 12 में दिया गया कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है या वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है। ए नंबर ऑप्शन आपका है जंतुओं में, बी नंबर ऑप्शन आपका है पौधों में, सी नंबर ऑप्शन आपका है कि पौधों और जंतुओं दोनों में और डी नंबर ऑप्शन आपका है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है हमेशा पेड़ पौधा में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया आपका जंतुओं में नहीं होता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है आपका पेड़ पौधा में होता है। पेड़ पौधा देगा तो पेड़ पौधा में मारेंगे, पौधा देगा तो हम लोग पौधा में मार देंगे। अब आगे चलिए प्रश्न संख्या 13 को देखिए। प्रश्न संख्या 13 में आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचलन तंत्र पाया जाता है। निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचलन तंत्र पाया जाता है। ए नंबर ऑप्शन आपका है ऊंट में, बी नंबर ऑप्शन आपका है घोड़ा में, सी नंबर ऑप्शन आपका है तिलचट्टा में और डी नंबर ऑप्शन आपका है मानव में। तो याद रखिए खुला परिसंचलन तंत्र जो है आपका तिलचट्टा में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए प्रश्न संख्या 14 को देखिए। प्रश्न संख्या 14 आपको दिया है कि रक्त क्या है। रक्त क्या है? ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है पदार्थ, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है उत्तक, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है कोशिका और डी नंबर में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए कि रक्त जो है आपका उत्तक है। रक्त क्या है? तो रक्त आपका उत्तक है। कौन सा उत्तक है? तो याद रखिएगा कि आपका तरल संयोजी उत्तक है।
संयोजी पूरा नाम याद रखिए कि रक्त क्या है, तो रक्त आपका तरल संयोजी उत्तक है। अब आगे देखिए प्रश्न संख्या 15 को देखिए। प्रश्न संख्या 15 में दिया गया है कि मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है। मूत्र का पीला रंग पूछा है, मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है। तो ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है ल्यूकोप्लास्ट, बी नंबर ऑप्शन में दिया है क्लोरोप्लास्ट, सी नंबर में ऑप्शन में दिया गया कि यूरोक्रोम, और डी नंबर में आपको दिया गया है क्रोमोप्लास्ट। तो याद रखिएगा कि मूत्र का पीला मूत्र का पीला रंग जो है आपका यूरोक्रोम के द्वारा या यूरोक्रोम वर्ण के कारण होता है, जो कि सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 16 को देखिए। प्रश्न संख्या 16 में दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है हाथी, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है गाय, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है कुत्ता, और डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है केचुआ। तो याद रखिए कि उभयलिंगी जंतु जो है आपका कौन होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि आपका केचुआ दिया गया है। तो डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। याद रखिए केचुआ आपका उभयलिंगी जंतु में आता है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 17 को देखिए। प्रश्न संख्या 17 में दिया गया कि यूरिया जो है रक्त में कहां से प्रवेश करती है। यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है। तो ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है वृक्क से, ए नंबर ऑप्शन आपका वृक्क से, बी नंबर ऑप्शन आपका फेफड़ा से, सी नंबर ऑप्शन आपका यकृत से, और डी नंबर ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि यूरिया जो है रक्त में यकृत से आपका प्रवेश करती है। किससे प्रवेश करती है, तो आपका यकृत से प्रवेश करती है, जो कि सी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 18 को देखिए। प्रश्न संख्या 18 में दिया गया है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। तो ए नंबर में आपका दिया गया है कि CFC, बी नंबर ऑप्शन में दिया है DDT, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया ATP, और डी नंबर ऑप्शन में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन जो है आपका DDT होगा, जो कि बी नंबर ऑप्शन में आपका दिया गया है। तो बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 19 को देखिए। प्रश्न संख्या 19 में दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है। याद रखिएगा यहाँ पर आपका प्राथमिक पूछा है। निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है। ए नंबर ऑप्शन में दिया है अपघटक, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है शाकाहारी, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है मांसाहारी, और डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है सर्वाहारी। तो याद रखिएगा कि प्राथमिक उपभोक्ता जो है आपका शाकाहारी होता है, जो कि बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। तो बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आएगा, प्राथमिक उपभोक्ता में आपका शाकाहारी आ जाएगा। द्वितीय उपभोक्ता में प्राथमिक में आपका शाकाहारी, और द्वितीयक पूछेगा आपका प्राथमिक। तो यहां से याद कर लीजिएगा प्राथमिक उपभोक्ता जो है आपका शाकाहारी है, द्वितीय उपभोक्ता है आपका मांसाहारी। द्वितीय उपभोक्ता आपका मांसाहारी हो जाएगा। आपसे पूछेगा कि तृतीय उपभोक्ता कौन है। इसमें आपका आ जाएगा सर्वाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता आपका शाकाहारी, द्वितीय उपभोक्ता आपका मांसाहारी, तृतीय उपभोक्ता आपका सर्वाहारी। अब प्रश्न संख्या 20 को देखिए। प्रश्न संख्या 20 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। तो ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है कुआं, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है नदी, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है समुद्र, और डी नंबर ऑप्शन में दिया है तालाब। तो याद रखिए कि भूमिगत जल का उदाहरण जो है सबसे अच्छा आपका कुआं हो जाएगा, जो कि ए नंबर ऑप्शन में दिया गया, और ए नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 21 को देखिए। प्रश्न संख्या 21 में आपको दिया गया है कि
प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। याद रखें, यहाँ पर दिया गया जीवों का विकास। क्या दिया गया? जीवों का विकास। ए नंबर ऑप्शन में दिया गया मेंडलवाद, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया लामार्कवाद, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया डार्विनवाद और डी नंबर ऑप्शन में दिया गया सूक्ष्म विकास। तो याद रखिएगा कि जीवों का विकास जो है आपका डार्विनवाद कहलाता है, या कभी कभी डार्विन भी दे देगा। तो आपका सी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। केवल याद रखिएगा कि जीवों का विकास पूछेगा कि जीवों का विकास का जनक कौन है, तो याद रखिएगा कि डार्विन है। जीवों का विकास का जनक कौन है, तो आप याद रखिएगा कि डार्विन है। और विकास क्या कहलाता है, तो डार्विनवाद कहलाता है। प्रश्न संख्या 22 को देखिए। प्रश्न संख्या 22 है कि हरे पौधा कहलाते हैं, हरे पौधे कहलाते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन आपका है उपभोक्ता, बी नंबर ऑप्शन आपका है अपघटक, सी नंबर ऑप्शन आपका है उत्पादक और डी नंबर ऑप्शन आपका है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि हरा पेड़ पौधा जो है आपका उत्पादक कहलाता है। हरा पेड़ पौधा क्या कहलाता है, तो हरा पेड़ पौधा आपका उत्पादक कहलाता है। तो आपका सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 23 को देखिए। प्रश्न संख्या 23 में है कि अंडोत्सर्ग का कारण है, अंडोत्सर्ग का कारण है। तो ए नंबर ऑप्शन में दिया है एलएच, बी नंबर ऑप्शन में दिया है एस्ट्रोजन, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया एफएसएच और डी नंबर ऑप्शन में दिया इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा डायरेक्ट इसका कि अंडोत्सर्ग का कारण जो है एफएसएच है, जो कि सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 24 को देखिए। प्रश्न संख्या 24 में आपका दिया गया कि लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहा जाता है या कहाँ पाई जाती है। लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है अंडाशय में, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है अमाशय में, सी नंबर ऑप्शन में दिया अग्नाशय में और डी नंबर ऑप्शन दिया गया है उड़ीक में। तो लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो आप याद रखिए कि लैंगरहैंस की दीपिकाएं जो है हमेशा अग्नाशय में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी आपका जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 25 को देखिए। ये सभी प्रश्न जो है हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ये सभी प्रश्न जो है आपका पीक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप सभी प्रश्न को आप अच्छे तरीका से याद रखिएगा। करा है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है। तो ए नंबर ऑप्शन में दिया आयरन को, बी नंबर ऑप्शन में है आपका मैग्नीज को, सी नंबर ऑप्शन में है क्लोरीन को और डी नंबर ऑप्शन में है आयोडीन को। तो याद रखिएगा कि थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन का होना बहुत जरूरी है, जो कि आपका डी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 26 को देखिए। प्रश्न संख्या 26 में आपको दिया गया कि निशल कणिकाएं पाई जाती है, निशल कणिकाएं पाई जाती है। तो ए नंबर ऑप्शन में है नेफ्रॉन में, बी नंबर ऑप्शन में है आपका न्यूक्लियस में, सी नंबर ऑप्शन आपका है न्यूरॉन में और डी नंबर ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए कि निशल कणिकाएं जो है आपका न्यूरॉन में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अब प्रश्न संख्या 27 को देखिए। प्रश्न संख्या 27 में दिया गया कि मानव मस्तिष्क का वजन होता है, मानव मस्तिष्क का वजन होता है। ए नंबर ऑप्शन में दिया गया 1.5 केजी से 2.0 केजी तक, बी नंबर ऑप्शन में दिया है 0.5 केजी से 1.5 केजी तक, सी नंबर ऑप्शन में दिया है 1.2 केजी से लेकर 1.4 केजी तक और डी नंबर ऑप्शन में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए कि मानव मस्तिष्क का वजन जो है 1.2 केजी से लेकर 1.4 केजी तक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया और सी नंबर ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 28 को देखिए। प्रश्न संख्या 28 में दिया गया निकट दृष्टि दोष। यहाँ पर दिया है निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो याद रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त
लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है? तो ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है वास्तविक और सीधा, बी नंबर ऑप्शन में दिया है काल्पनिक और सीधा, सी नंबर ऑप्शन में दिया है काल्पनिक और उल्टा, और डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है वास्तविक और उल्टा। तो प्रश्न को आप समझिए, जब तक प्रश्न समझिएगा ना तब तक इसमें आपका आंसर सही नहीं लगेगा। सबसे पहले याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष, तो आपसे पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष का निवारण जो है हम लोग किस लेंस के द्वारा करते हैं? तो याद रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष का निवारण जो है हम लोग अवतल लेंस के द्वारा करते हैं। अवतल, याद रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष का निवारण हम लोग अवतल लेंस के द्वारा करते हैं, और दूर दृष्टि दोष का निवारण जो है हम लोग उत्तल लेंस के द्वारा करते हैं। उत्तल लेंस द्वारा करते हैं। क्या याद रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष का निवारण हम लोग अवतल लेंस के द्वारा करते हैं, और दूर दृष्टि दोष का निवारण हम लोग उत्तल लेंस के द्वारा करते हैं। तो आपसे बोल रहा है कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस के द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो याद रखिएगा कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस के द्वारा हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, और डी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 29 को देखिए, करा है कि साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है? मतलब कि साइड मिरर के रूप में हम लोग किस दर्पण का प्रयोग करते हैं या लेंस का प्रयोग करते हैं? आपसे पूछ रहा है कि साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है? तो ए नंबर ऑप्शन में दिया गया उत्तल दर्पण, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया अवतल दर्पण, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया अवतल लेंस, और डी नंबर ऑप्शन में आपका उत्तल लेंस। तो इस प्रश्न को आप अच्छे तरीका से देखिए, क्योंकि इस प्रश्न में बहुत सारा डाउट होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि दर्पण में मारे कि लेंस में मारे। तो याद रखिएगा हम हमेशा आपकी साइड मिरर के रूप में हमेशा दर्पण का प्रयोग करते हैं, और कौन सा दर्पण? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जो कि ए नंबर ऑप्शन में आपको दिया गया है। साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दर्पण याद रखिएगा, बहुत बच्चा क्या करता है कि लेंस में टिक कर देता है, जो कि आपका गलत हो जाएगा। याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण होगा। अब प्रश्न संख्या 30 को देखिए, करा है कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। तो ए नंबर ऑप्शन में दिया गया आभासी, बी नंबर ऑप्शन में दिया है काल्पनिक, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया सीधा, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया सीधा छोटा, और डी नंबर ऑप्शन में दिया इनमें से सभी। फिर से एक बार देखिए कि अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ए नंबर ऑप्शन में दिया आभासी, आभासी को हम लोग काल्पनिक भी लिखते हैं, काल्पनिक। आभासी के जगह पे कहीं कहीं देखिएगा तो आपका काल्पनिक भी लिखा रहेगा। आभासी प्रतिबिंब बनता है, या सीधा प्रतिबिंब बनता है, या छोटा प्रतिबिंब बनता है, या इनमें से सभी। तो याद रखिएगा कि अवतल लेंस के द्वारा आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब भी बनता है, और छोटा प्रतिबिंब भी बनता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा इनमें से सभी। तो डी नंबर ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 31 को देखिए, प्रश्न संख्या 31 में आपको दिया कि ऊर्जा का एसआई मात्रक है। ऊर्जा का एसआई मात्रक है। आप सभी का एसआई मात्रक जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि एसआई मात्रक से आपका 1 या 2 सवाल हर साल पूछे जाते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक है, तो ए नंबर ऑप्शन आपका जूल होगा, बी नंबर ऑप्शन आपका है कि जूल पर सेकेंड होगा, सी नंबर ऑप्शन आपका है कि जूल पर सेकेंड स्क्वायर होगा, और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप पढ़ने का भी सीखिएगा कि इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं। इसको पढ़ेंगे हम लोग जूल पर सेकेंड, इसको पढ़ेंगे जूल पर सेकेंड स्क्वायर, और डी नंबर ऑप्शन में है आपका इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए कि ऊर्जा का एसआई मात्रक जो है आपका जूल होता है, जो कि ए नंबर ऑप्शन में आपका जो है राइट हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 32 को देखिए, प्रश्न संख्या 32 क्या है कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो ए नंबर ऑप्शन आपका है कि अपवर्तन का, बी नंबर ऑप्शन आपका है परिकिरणन का, सी नंबर ऑप्शन आपका है कि परावर्तन का, और डी नंबर ऑप्शन आपका है इनमें से कोई नहीं।
तो आकाश का नीला रंग होना जो है प्रकाश का प्रकीर्णन का परिणाम है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है लॉन्ग में भी पूछता है, सब्जेक्टिव के रूप में पूछता है कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है। यही होता है प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि नीला रंग जो है ज्यादा प्रकीर्णन होता है, जिसके कारण आकाश जो है, आसमान जो है हमें नीला दिखाई देता है। तो कौन सा घटना है, तो घटना आप याद रखिएगा, ये आपका प्रकीर्णन घटना है। अब प्रश्न संख्या 33 को देखिए, कह रहा है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि दोष दृष्टि का न्यूनतम दूरी होता है। यहाँ पर आपका न्यूनतम पूछा है, क्या पूछा है कि समान नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होता है। ए नंबर ऑप्शन में दिया है 25 मीटर, बी नंबर ऑप्शन में दिया है 2.5 मीटर, सी नंबर ऑप्शन में दिया है 25 सेंटीमीटर और डी नंबर ऑप्शन में दिया है 2.5 सेंटीमीटर। तो ये तो बहुत ही इजी प्रश्न है, इसका आंसर आप कमेंट कर कर भी बता सकते हैं कि न्यूनतम दूरी कितना होता है। तो याद रखिएगा कि स्पष्ट, स्पष्ट मतलब होता है साफ साफ दिखाई देना, स्पष्ट का मतलब होता है साफ साफ, साफ साफ दिखाई देना। तो समान नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी जो होता है आपका 25 सेंटीमीटर होता है। बहुत सारा बच्चा क्या करता है कि 25 मीटर में मार देता है, जल्दी जल्दी में प्रश्न को देखा और जल्दी में टिक कर दिया और देखते हैं कि गलती हो जाता है। तो 25 मीटर नहीं, ये आपका मीटर नहीं, आपका सेंटीमीटर। तो कितना होगा, दृष्टि न्यूनतम दूरी आपका 25 सेंटीमीटर होगा। और पूछेगा कि दूर बिंदु कितना होता है, दूर बिंदु, दूर बिंदु पूछेगा तो आप बोलिएगा कि अनंत होता है। न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत होगा। अब प्रश्न संख्या 34 को देखिए। प्रश्न संख्या 34 है कि किसी उत्तल लेंस का फोकांसर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। इसको आप डायरेक्ट इसको याद रख लीजिएगा, इसका सलूशन जो है हम आपको बता देंगे। केवल अभी इसको आप याद कर लीजिए कि उत्तल लेंस का फोकांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी पान डायोप्टर माइनस पान डायोप्टर -2 डायोप्टर +2 डायोप्टर। तो याद रखिएगा कि 50 सेंटीमीटर रहेगा तो इसकी क्षमता जो है हमेशा 2 डायोप्टर होगा, जो कि आपका डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 35 को देखिए कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। एक प्रिज्म जो है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है 2, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है 3, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है 4 और डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है 5। तो याद रखिएगा कि एक प्रिज्म जो है 5 सतहों से घिरा होता है, जो कि डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। एक प्रिज्म में कितना सतह होता है, तो एक प्रिज्म में आपका 5 सतह होता है। 36 नंबर देखिए, प्रश्न संख्या 36 में दिया गया है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। यह प्रश्न जो है मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। कितना बार यह प्रश्न जो है आपसे पूछ चुका है, यह सभी प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रश्न आपका क्या है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी, आपसे बोला कि फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन में आपका पुतली द्वारा, बी नंबर ऑप्शन में है परितारिका द्वारा, सी नंबर ऑप्शन में आपका दृष्टि पटल द्वारा और डी नंबर ऑप्शन में दिया है कि पश्चमावी पेशिया के द्वारा। तो याद रखिएगा कि फोकस दूरी में परिवर्तन जो है आपका पश्चमावी पेशिया के द्वारा किया जाता है, जो कि डी नंबर ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 37 को देखिए। प्रश्न संख्या 37 में आपको दिया गया है कि प्रकाश के परावर्तन, याद रखिएगा यहाँ पर ही परावर्तन पूछा, तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो ए नंबर ऑप्शन में आपका 1, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है 2, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है 3 और डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है 4। तो आप जल्दी से इसका आंसर बताइए कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो याद रखिएगा कि प्रकाश के परावर्तन को है 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम हैं और अपवर्तन का भी 2 नियम है।
जब परावर्तन पूछेगा फिर भी इसका दो नियम है, अपवर्तन पूछेगा फिर भी उसका दो नियम है। और दोनों नियम को हम आपको बता देंगे कि प्रकाश का अपवर्तन का दो नियम है तो वो कौन सा है, और परावर्तन के दो नियम है तो कौन सा है, क्योंकि यह प्रश्न जो है सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 को देखिए। प्रश्न संख्या 38 आपका फोटोग्राफी कैमरा, यहाँ पर ही कैमरा पूछा है आपसे, याद रखिएगा कि फोटोग्राफी कैमरा में अभिदृश्यक होता है, मतलब कि जो फोटोग्राफी कैमरा होता है उसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन में दिया गया उत्तल लेंस का, बी नंबर ऑप्शन में दिया अवतल लेंस का, सी नंबर में दिया गया उत्तल दर्पण का, और डी नंबर ऑप्शन में दिया है अवतल दर्पण का। तो याद रखिएगा सबसे पहले बात कि जब कैमरा का बात होगा तो इसमें हमेशा लेंस का प्रयोग होता है, दर्पण का नहीं। तो देख रहे हैं कि अवतल दर्पण, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर देख रहे हैं कि उत्तल दर्पण है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो दो गो ऑप्शन तो आप काट के हटा दिए। अब इसमें करिए कि उत्तल लेंस होगा या अवतल लेंस होगा। तो याद रखिए कि फोटोग्राफी कैमरा में हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, जो कि ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। कौन सा लेंस प्रयोग कीजिएगा, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करिएगा। अब प्रश्न संख्या 39 को देखिए। प्रश्न संख्या 39 में दिया गया कि यदि एक किरण अवतल दर्पण पर, यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, आपतित मतलब आने वाली प्रकाश, आपतित मतलब आने वाली प्रकाश, तो यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद, क्या बोला, परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी। ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है फोकस से, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया वक्ता केंद्र से, सी नंबर ऑप्शन दिया गया ध्रुव से, और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा कि अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण जो है आपका फोकस से गुजरेगी, जो कि ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 40 को देखिए। प्रश्न संख्या 40 में आपको दिया गया है कि यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा। आपसे क्या पूछा कि यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, आपसे नहीं होगा पूछा है। याद रखिएगा ये आपका निगेटिव वर्ड है कि एक प्रिज्म से एक वर्णीय प्रकाश गुजरे तो इसका नहीं होगा। तो ए नंबर ऑप्शन में दिया गया अपवर्तन, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया वर्ण विक्षेपण, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया विचलन, और डी नंबर ऑप्शन में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका क्या नहीं होगा, तो इसका वर्ण विक्षेपण जो है आपका नहीं होगा, जो कि आपका बी नंबर ऑप्शन में है। प्रश्न संख्या 41 में दिया गया है कि पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने पर काम मूलतः करती है। प्रश्न को आप बार बार पढ़िएगा, ऑप्शन को देखिएगा और इसमें आप टिक लगाइएगा कि कौन सा आंसर आपका सही है। तो प्रश्न आपका क्या है कि पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने पर काम मूलतः करती है। ए नंबर ऑप्शन आपका है कि उच्च दाब की हवा, बी नंबर ऑप्शन आपका है कि स्थिर हवा, सी नंबर ऑप्शन आपका है कि गतिमान हवा, और डी नंबर ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए कि पवन विद्युत जनित्र को कुंडली को घुमाने पर यह गतिमान हवा की ओर गति करती है। तो सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 42 को देखिए। प्रश्न संख्या 42 में आपको दिया गया है कि कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। कांच की अवतल लेंस में वायु की शक्ति होती है। ए नंबर ऑप्शन आपका है ऋणात्मक, याद रखिएगा ऋणात्मक को हम लोग माइनस से दिखाएंगे। बी नंबर ऑप्शन आपका है धनात्मक, धनात्मक को हम लोग प्लस से दिखाएंगे। सी नंबर ऑप्शन में है कि कभी कभी धनात्मक, और डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा आंसर होगा। तो आप याद रखिए कि कांच के अवतल लेंस में वायु में शक्ति होती है आपका ऋणात्मक होती है। तो ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए प्रश्न संख्या 43 को देखिए। प्रश्न संख्या 43 में आपको दिया गया है कि निम्नांकित मतलब इसमें से कौन विद्युत का सुचालक है। सुचालक मतलब होता है जिससे करंट पास हो जाए। सुचालक मतलब क्या होता है कि जिससे करंट पास हो जाए। तो ए नंबर ऑप्शन में दिया गया आयोडीन,
बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है ग्रेफाइट, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है सल्फर और डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है हीरा। तो याद रखिएगा कि विद्युत का सुचालक जो है आपका ग्रेफाइट होता है, जो कि बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। और एक और बात याद रखिए, ग्रेफाइट जो है आपका अधातु होता है। ग्रेफाइट आपका अधातु होता है और अधातु होने के बाद भी इससे जो है विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। अब आगे देखिए प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44 में आपको दिया गया है कि वक्ता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। वक्ता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। तो ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है 50 मिलीमीटर, एमएम मतलब होता है मिलीमीटर, और बी नंबर ऑप्शन में दिया है 50 सेंटीमीटर, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है 50 मीटर और डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट इसका याद रखिएगा कि जब 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है आपका 50 सेंटीमीटर होता है, तो बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे चलिए प्रश्न संख्या 45 को देखिए। प्रश्न संख्या 45 में दिया गया है कि सघन माध्यम, यहाँ याद रखिएगा सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब अभिलंब से विचलित हो जाती है। तो इसको हम एक फिगर के माध्यम से समझाते हैं कि प्रश्न आपसे क्या बोला। माना कि एक समतल दर्पण है, एक समतल दर्पण है और समतल दर्पण को इस प्रकार से हम लोग बना देते हैं कि आपका समतल दर्पण है, और मानिए कि एक अभिलंब है, इस प्रकार से ये अभिलंब है, और यहाँ पर ये सूर्य है या किसी प्रकार का लाइट है, ये आपका सूर्य है। सूर्य से प्रकाश आया इस प्रकार से, ये आपका सूर्य का आपतित प्रकाश है, और ये प्रकाश को आपको सीधा जाना चाहिए, ये प्रकाश को आपका सीधा इस प्रकार से जाना चाहिए। लेकिन आपसे बोला कि सघन माध्यम, ये आपका ऊपर है सघन माध्यम, सघन माध्यम है और नीचे आपका विरल माध्यम है, विरल माध्यम है। तो आपसे बोला कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने हुई प्रकाश, ये प्रकाश जो है अभिलंब से हमेशा याद रखिए कि दूर भागती है, इस प्रकार से प्रकाश जो है, चलिए अभिलंब तो यही है लेकिन ये अभिलंब से क्या हुआ, ये आपसे दूर भागा। तो याद रखिएगा कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हुई किरण जो है अभिलंब से दूर भागती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इसको डायरेक्ट याद रखिएगा कि ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए प्रश्न संख्या 46 को देखिए। प्रश्न संख्या 46 में आपको दिया गया है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति है। ए नंबर ऑप्शन आपका है जनित्र, बी नंबर ऑप्शन में है आपका मोटर, सी नंबर ऑप्शन में आपका एमीटर और डी नंबर ऑप्शन में आपका गैल्वेनोमीटर। तो प्रश्न तो बहुत ही आपका आसान है। आप जानते हैं कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति मतलब होता है मशीन, कौन है, तो याद रखिएगा आपका जनित्र है, जनित्र मतलब होता है जनरेटर। तो ए नंबर ऑप्शन होगा आपका राइट आंसर। अब प्रश्न संख्या 47 को देखिए। प्रश्न संख्या 47 में आपको दिया गया कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। याद रखिएगा पारंपरिक स्रोत मतलब होता है पुराना, आपका पुराना स्रोत पूछा कि कौन सा है पुराना स्रोत। ए नंबर ऑप्शन आपका है पवन ऊर्जा, बी नंबर ऑप्शन आपका है सौर ऊर्जा, सी नंबर ऑप्शन आपका है कोयला और डी नंबर ऑप्शन में आपका बायोगैस। तो याद रखिएगा कि ऊर्जा का स्रोत जो है आपका पवन ऊर्जा भी है, ऊर्जा का स्रोत आपका सौर ऊर्जा भी है, कोयला भी है और बायोगैस भी है। लेकिन प्रश्न आपसे क्या पूछा, पारंपरिक मतलब कि सबसे पुराना कौन है, पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा या कोयला या बायोगैस। तो याद रखिएगा कि ऊर्जा का सबसे पुराना स्रोत जो है आपका कोयला होता है। तो सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 48 को देखिए। प्रश्न संख्या 48 में दिया गया है कि कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेता किरण या श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है तो निम्नलिखित में से कौन प्रथम अपवर्तन के बाद घटित होगा। प्रश्न को एक बार अच्छा से पढ़िए कि कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है तो निम्नांकित में से कौन प्रथम अपवर्तन के बाद घटित
होगा। ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है विचलन, बी नंबर में दिया गया है विक्षेपन, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है परावर्तन और डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है इनमें से सभी। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा, मतलब कि विक्षेपन। तो बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 49 को देखिए। प्रश्न संख्या 49 है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है। ए नंबर ऑप्शन में दिया गया 220 वोल्ट दृष्ट धारा, 220 12 वोल्ट दृष्ट धारा, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा और डी नंबर ऑप्शन में आपका है कि 12 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। तब बच्चा को तो इतना मालूम होता है कि 220 वाट हम यूज करते हैं, लेकिन बच्चा गड़बड़ा जाता है कि 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होगा या 220 वोल्ट दृष्ट धारा होगा। 220 वोल्ट सबको याद रहता है कि जो हम लोग घर में विद्युत यूज करते हैं, आपूर्ति यूज होता है, वो 220 वाट का होता है, लेकिन वो बच्चा गड़बड़ा जाता है कि प्रत्यावर्ती धारा होगा या दृष्ट धारा होगा। तो याद रखिएगा कि वो 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होगा और प्रत्यावर्ती धारा को हम लोग एसी कहते हैं और दृष्ट धारा को हम लोग डीसी कहते हैं, याद रखिएगा। अब याद रहेगा कि घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा की जाती है, तो सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 50 को देखिए। प्रश्न संख्या 50 है कि जस्ता का परमाणु संख्या है, जस्ता का परमाणु संख्या है, तो ए नंबर ऑप्शन आपका है 24, बी नंबर ऑप्शन में है 28, सी नंबर ऑप्शन आपका 29 और डी नंबर ऑप्शन आपका है 30। तो आप याद रखिएगा कि 1 से लेके 30 तक आप परमाणु संख्या सबको याद रखिएगा, जैसे हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, इस प्रकार से आप 1 से लेके 30 तक परमाणु संख्या आप जरूर याद रखिएगा और वो एलिमेंट का नाम भी याद रखिए, कौन सा एलिमेंट कौन सा तत्व का क्या नाम है और उसका परमाणु संख्या क्या है। तो आपको यहाँ पर दिया गया है जस्ता, और जस्ता का याद रखिएगा, जस्ता कहेगा या जिंक कहेगा तो इसको हम लोग जेडन से सूचित करते हैं, याद रखिएगा जेडन से सूचित करते हैं। तो याद रखिएगा कि जिंक का परमाणु संख्या जो होता है आपका 30 होता है, जिंक का परमाणु संख्या कितना होता है 30 होता है। याद रखिए कि सोडियम का बार बार पूछा जाता है कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना है, तो याद रखिए कि सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। उसके बाद पूछा जाता है कि क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या जो है आपका 17 होता है। लेकिन आप 1 से 30 तक जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि एक प्रश्न आपसे पूछता है। तो याद रखिएगा कि जस्ता का परमाणु संख्या जो होता है आपका 30 होता है, तो डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 51 को देखिए। प्रश्न संख्या 51 में दिया गया कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो याद रखिए कि धोबिया सोडा को हम लोग धोने का सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धोने का सोडा, धोने का सोडा। धोबिया सोडा को हम लोग धोने का भी सोडा बोलते हैं। तो याद रखिएगा इसका जो होगा सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। पहले ये बताइए कि धोते कपड़ा कैसे है, तो बोलिए कि 10 हाथ से धोते हैं, मतलब कि 10H2 होगा। धोने का काम तो 10 उंगली से करते हैं, तो आपका 10H2 होगा। और याद रखिएगा कि सोडियम कार्बोनेट होगा Na2CO3 10H2O। आपको याद करने के लिए हम बताएं कि धोने का सोडा इसका नाम है। धोते हम लोग 10 उंगली से हैं, तो आपका 10H2O हो जाएगा और आपका हो जाएगा Na2CO3 10H2O होती है। इसका नाम हम आपको क्या बताएं कि सोडियम कार्बोनेट। यहाँ लिख देते हैं कि सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का ये या दूसरा इसका नाम क्या है कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका नाम याद रखिएगा।
धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है Na2CO3 10H2 होता है। इसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं। इसका नाम आप याद रखिएगा। एक वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो भी इस तरह के रासायनिक सूत्र जो है हम सभी वीडियो एक बार सभी को एक वीडियो में हम ला देंगे। अब चलिए प्रश्न संख्या 52 को देखिए। प्रश्न संख्या 52 में है कि निम्नांकित में कौन प्रबल क्षारक है। याद रखिएगा, आपसे प्रबल पूछा है, मतलब कि मजबूत पूछा है। तो ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है कि MgOH2, बी नंबर ऑप्शन में दिया है NH4OH, सी नंबर ऑप्शन में दिया है NaOH और डी नंबर ऑप्शन में दिया गया CuOH2। तो याद रखिएगा कि आपसे इनमें से पूछा है कि इनमें से कौन है। तो याद रखिएगा सबसे प्रबल क्षारक जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसका नाम क्या है? NaOH। NaOH का नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सभी का नाम बता देते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से याद रहे कि NaOH को क्या बोलेंगे। तो NaOH को बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और सबसे प्रबल क्षारक जो होता है यही होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब प्रश्न संख्या 53 को देखिए। प्रश्न संख्या 53 है क्या आपका है कि हेमेटाइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है। हेमेटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो ए नंबर ऑप्शन में आपका Zn, बी नंबर ऑप्शन में आपका Fe, सी नंबर ऑप्शन में आपका Cu और डी नंबर ऑप्शन में आपका Au। Au मतलब आपका ऑरम होता है, Zn मतलब आपका जिंक होता है, Fe मतलब फेरस होता है, Cu मतलब कॉपर होता है। ये आपका कॉपर है, इसको लिख देते हैं। Cu मतलब कॉपर होता है, Fe मतलब फेरस होता है, फेरस, और इसी को हम लोहा बोलते हैं। और आपको Zn मतलब जिंक होता है, पहले भी हम आपको बताए थे। तो याद रखिए कि हेमेटाइट जो है फेरस का अयस्क होता है। Fe जो है धातु है और फेरस का हेमेटाइट बोलेगा या मैग्नेटाइट बोलेगा। हेमेटाइट या मैग्नेटाइट तो ये आपका फेरस का अयस्क होता है या लोहा का अयस्क होता है। अब आगे चलिए प्रश्न संख्या 54 को देखिए। प्रश्न संख्या 54 में दिया गया है कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नांकित में से किस विधि द्वारा होता है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नांकित में से किस विधि द्वारा होता है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका है द्रवण विधि, बी नंबर ऑप्शन में होता है हाथ से चुनकर, सी नंबर ऑप्शन में आपका होता है निस्थापन और डी नंबर ऑप्शन में होता है आपका फेन उत्प्लावन विधि। तो याद रखिएगा कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण जो है फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा किया जाता है, जो कि डी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 55 को देखिए। प्रश्न संख्या 55 है कि अभिक्रिया 2Zn प्लस O2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इस प्रश्न को आप अच्छे तरीका से देखिए, क्योंकि यहाँ पर ही आपका अभिक्रिया दिया गया है, रिएक्शन दिया गया है। तो यहाँ पर ही आपका Zn है और यहाँ पर ही आपका O2 है। तो देख रहे हैं कि दोनों क्या हुआ, आपस में जुट गया और ZnO बना लिया। तो Zn तो आपका जिंक है, Zn आपका जिंक है और O आपका क्या है, तो O आपका ऑक्सीजन है, O आपका ऑक्सीजन है। तो यहाँ हम लोग क्या करें कि जिंक से ऑक्सीजन क्या हुआ, जुट गया। तो याद रखिएगा कि ऑक्सीजन का जुटना, याद रखिएगा ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का जुटना आपका ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण कहलाता है या उपचयन कहलाता है, उपचयन। तो याद रखिए जब ऑक्सीजन का हटेगा तो हाइड्रोजन हटेगा। जहां जहां आपको डाउट होगा वो सब बात हम आपको बताएंगे ताकि आपको किसी प्रकार का डाउट ना हो। तो याद रखिए कि ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीकरण या हाइड्रोजन का हटना। ऑक्सीजन जुटेगा तो हाइड्रोजन हटेगा, तभी आपका ऑक्सीजन कहलाएगा और ऑक्सीजन का दूसरा नाम होता है उपचयन। और याद रखिएगा कि ऑक्सीजन का हटना आपका अवकरण कहलाएगा। यहां लिख देते हैं कि ऑक्सीजन का
ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना आपका ऑक्सीकरण हो गया तो ये आपका अवकरण हो जाएगा। और यहाँ पर ये ऑक्सीजन का हटा है तो हाइड्रोजन जुटेगा, ये आपका अवकरण कहलाएगा, या इसको बोलते हैं हम लोग अपचयन। अपचयन, तो इस बात को आप अच्छे तरीका से याद करिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार आपको इसमें डाउट होगा कि ऑक्सीजन का जुटना आपका ऑक्सीकरण कहलाता है और ऑक्सीकरण का दूसरा नाम आपका उपचयन होता है, और ऑक्सीजन का हटना आपका अवकरण कहलाता है और अवकरण का दूसरा नाम आपका अपचयन होता है। तो यहाँ पर क्या हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जुट गया, Zn था O2 था, तो ऑक्सीजन जुट गया, तो ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है, तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहलाता है, और इसका दूसरा नाम आपका उपचयन होता है, जो कि ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 56 को देखिए। प्रश्न संख्या 56 में दिया गया है कि ग्लूकोज या ग्लूकोज कहिए या गया ग्लूकोज कहिए, एक ही बात है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र है C2H5OH, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया C6H12O6, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया H2SO4 और डी नंबर ऑप्शन में दिया गया C5H15 और N7। तो याद रखिएगा कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र जो होता है C6H12 और O6 होता है, जो कि बी नंबर ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज का क्या सूत्र होता है, तो C6H12 और O6। तो यहाँ पर एक और हम आपसे पूछेंगे कि चीनी का क्या सूत्र होता है, चीनी का सूत्र बताइए कि क्या होगा। ग्लूकोज का तो आपको याद हो गया कि C6H12O6, और चीनी का सूत्र क्या होता है C12H22 और O11। इसको भी आप याद कर लीजिएगा कि चीनी का रासायनिक सूत्र जो होता है C12H22 और O11 होता है। अब आगे चलिए, प्रश्न संख्या 57 को देखिए। प्रश्न संख्या 57 में दिया गया कि अम्ल का जलीय विलयन, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में ए नंबर ऑप्शन में दिया गया विलय होता है, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया अविलय होता है, सी नंबर ऑप्शन में दिया आयनित होता है, और डी नंबर ऑप्शन में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम आपका इसका आंसर बताते हैं कि जल का या अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि यह आयनित होता है, जो कि सी नंबर ऑप्शन जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा समझ लीजिए, मानिए कि आपका सोडियम NaCl है, NaCl है आपका, NaCl है। जब अम्ल जल में विद्युत का संचालन करिएगा तो यह जो है दो भाग में टूटेगा, एगो टूट जाएगा Na+ में और दूसरा टूट जाएगा Cl- में। तो हम लोग क्या देखें कि आयन के रूप में टूटा। आयन दो होता है, एक धनात्मक आयन, एक होता है ऋणात्मक आयन। तो सोडियम क्लोराइड जो है एक प्लस में टूटा और एक माइनस में टूटा। तो यही आपसे बोला कि आयनित होता है, यानी दो भाग में टूटता है, एक प्लस में और एक माइनस में। तो सी नंबर ऑप्शन जो है आपका राइट हो गया। अब प्रश्न संख्या 58 को देखिए। करा है कि लिथियम के बाह्यतम सेल में, लिथियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है या कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन में है 1, बी नंबर ऑप्शन में है 2, सी नंबर ऑप्शन में है 3 और डी नंबर ऑप्शन में है 4। तो सबसे पहले याद रखिए कि लिथियम को हम लोग Li से संकेत करते हैं, लिथियम को हम लोग Li से संकेत करते हैं, और लिथियम का परमाणु संख्या होता है 3। हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। तो लिथियम का परमाणु संख्या, लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो परमाणु संख्या आपका लिथियम का 3 होता है, परमाणु संख्या आपका 3 होता है। जब इसको आप तोड़िएगा तो पहला कक्षा में आपका 2 इलेक्ट्रॉन होगा और अगला कक्षा में आपका 1 इलेक्ट्रॉन होगा। पहला कक्षा में आपका 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा कक्षा में आपका 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो आप यहाँ पर ए नंबर में टिक कर दीजिए कि आपका ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब 59 नंबर देखिए। 59 नंबर सवाल आपका है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह, यहाँ पर देखिए कि आपका शून्य समूह बोला है कि शून्य समूह का तत्व है
पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि शून्य समूह क्या है। तो याद रखिए कि शून्य समूह को हम लोग अक्रिय गैस बोलते हैं। शून्य समूह को हम लोग अक्रिय गैस बोलते हैं, या हम लोग इसको उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं। उत्कृष्ट गैस भी बोला जाता है। क्या हम आपको बताएं कि शून्य समूह को हम लोग अक्रिय गैस भी बोलते हैं और शून्य समूह को हम लोग उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं। उसके बाद याद रखिएगा कि शून्य समूह में अक्रिय गैस की संख्या, आपसे पूछेगा कि शून्य समूह में अक्रिय गैस की संख्या कितना है, तो गैस की संख्या आपका 7 होता है। गैस की संख्या आपका 7 होता है। अब आपसे पूछिएगा कि सर बता दीजिए ना कि गैस की संख्या 7 तो हुआ, अक्रिय गैस की संख्या 7 हुआ, या बोलिएगा कि उत्कृष्ट गैस की संख्या 7 हुआ। तो वही आपसे पूछा कि जो अक्रिय गैस 7 है तो इनमें से कौन है। तो आप याद रखिएगा, हम आपको गिनवा देते हैं। क्या पहला नंबर तो आपका हीलियम हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा, नियोन हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, क्रिप्टन हो जाएगा, जेनॉन हो जाएगा, रेडॉन हो जाएगा और ऑक्सीजन हो जाएगा। याद रखिएगा, फिर से हम आपको गिना देते हैं। हीलियम, हीलियम को हम लोग He लिखेंगे, ये आपका हीलियम हो गया। उसके बाद आपका नियोन होता है, और उसके बाद आपका आर्गन होता है, उसके बाद आपका क्रिप्टन होता है, उसके बाद आपका जेनॉन होता है, उसके बाद आपका रेडॉन होता है, और उसके बाद आपका अग्नि जो होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 वो आपका अक्रिय गैस है। इनमें से देखिए कि कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। तो देख रहे हैं कि केवल एक जो है हीलियम आपको दिया गया है, तो हीलियम में हम लोग टिक कर दिए, तो सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब कभी कभी देखिएगा कि इसमें से कोई भी दे देगा और पूछा कि कौन है, कभी आर्गन दे देगा, कभी नियोन दे देगा, कभी हीलियम दे देगा, कभी जेनॉन दे देगा, इस प्रकार से कभी दे देगा। तो इसलिए आप 7 अक्रिय गैस का नाम आप याद रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 60 को देखिए। प्रश्न संख्या 60 आपका है कि निम्नांकित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है। निम्नांकित में विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है। ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है एफ, बी नंबर ऑप्शन में दिया है के, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया आई और डी नंबर ऑप्शन में दिया गया एन ए। तो आप वीडियो को आप देखते रहिए, आप अंत तक वीडियो को देखिए, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो आप सभी प्रश्न को याद करिएगा, हो सके तो कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा, ताकि आप बार बार इसको देखें, पढ़े, ताकि आपको अच्छे तरीका से याद हो जाए। क्योंकि हम आपको डिटेल में बता रहे हैं, हर एक बात बता रहे हैं, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट ना हो। तो आपसे बोला कि विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, तो सबसे पहले तो आप याद रखिए कि एफ से क्या होता है, के का मतलब क्या होता है, आई का मतलब क्या होता है, एन ए का मतलब क्या होता है। तो हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि 1 से लेके 30 तक का परमाणु संख्या याद कर लीजिए और उसका संकेत भी याद कर लीजिए कि क्या होता है। तो एफ से आपका फ्लोरीन होता है, के से आपका पोटेशियम होता है, आई से आपका आयोडीन होता है और एन से आपका सोडियम होता है। सब तो याद रखिएगा, सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है आपका फ्लोरीन होता है, जो कि ए नंबर ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो ए नंबर ऑप्शन जो है होगा आपका राइट हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 61 को देखिए। प्रश्न संख्या 61 में है कि जल के विद्युत अपघटन में, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर, याद रखिएगा आपका कैथोड पर पूछा है, कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। ए नंबर ऑप्शन में दिया गया ऑक्सीजन, बी नंबर ऑप्शन में दिया है ओजोन, सी नंबर ऑप्शन में आपका हाइड्रोजन और डी नंबर ऑप्शन में आपका है इनमें से कोई नहीं। तो आपसे बोला कि जल के विद्युत अपघटन में, मतलब कि जल, तो याद रखिए कि जल का सूत्र होता है H2O। तो ये आपका दो भाग में टूटेगा, एक H के रूप में टूटेगा और एक O के रूप में टूटेगा। तो वही आपसे पूछा कि कैथोड पर आपका हाइड्रोजन गैस जाएगा या ऑक्सीजन गैस जाएगा। तो याद रखिए कि आपका कैथोड पर है आपका हाइड्रोजन गैस जाएगा। तो आपका सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा। इसमें और एक बात याद रखिएगा कि कैथोड पर कौन जाएगा, तो कैथोड पर याद रखिएगा कि आपका हाइड्रोजन गैस जाएगा। उसके बाद याद रखिए कि एनोड पर कौन सा गैस जाएगा, कैथोड होता है और एनोड होता है। तो याद रखिए कि एनोड पर जो होगा आपका ऑक्सीजन जाएगा।
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम लोग O लिखते हैं या O2 लिखते हैं। अब याद होगा, डाउट नहीं होइएगा कि कैथोड पर हाइड्रोजन, एनोड पर ऑक्सीजन। अब चलिए 62 नंबर सवाल। 62 नंबर सवाल है कि हमारा शरीर का पीएच मान क्या है। हमारे शरीर का पीएच मान क्या है। ए नंबर ऑप्शन में दिया गया 2 से 3, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया 5 से 7, सी नंबर ऑप्शन में दिया है 7.0 से 7.8, डी नंबर ऑप्शन में दिया गया 9.1 से 9.5। तो याद रखिएगा कि हमारा शरीर का जो पीएच मान होता है 7.0 से लेकर 7.8 तक होता है, जो कि सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 63 को देखिए। प्रश्न संख्या 63 आपका है कि निम्नांकित यौगिक में कौन अम्ल है। अम्ल मतलब होता है एसिड। अम्ल को इंग्लिश में हम लोग एसिड कहेंगे। और याद रखें कि अम्ल का स्वाद जो है आपका खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। ये भी आपसे पूछता है कि इसका स्वाद कैसा होता है, तो इसका स्वाद जो है आपका खट्टा होता है, खट्टा होता है। तो कौन सा यौगिक अम्ल है। Na2O, बी नंबर ऑप्शन में दिया CuO, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया CaOH2 और डी नंबर में दिया गया H2SO4। तो याद रखिएगा कि सबसे निम्नांकित कौन अम्ल है। तो अम्ल आपसे बोला है तो आपका H2SO4 हो जाएगा। H2SO4 हो जाएगा, ये सबसे प्रबल अम्ल है। H2SO4 को हम लोग क्या बोलते हैं, तो H2SO4 का जो नाम होता है वो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ये आपसे बार बार पूछता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र जो होता है H2SO4 होता है। यही अम्ल का प्रयोग हम लोग बैटरी में बोलते हैं। जो बड़ा बड़ा बैटरी का हम लोग घर में यूज करते हैं इन्वर्टर के रूप में या वो बैटरी के रूप में, तो आपका इसमें यही अम्ल होता है H2SO4, जिसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। आगे देखिए प्रश्न संख्या 64 को देखिए। कह रहा है कि निम्नांकित में मतलब कि इसमें से कौन संश्लेषित सूचक है। ए नंबर ऑप्शन में आपका हल्दी, बी नंबर ऑप्शन में आपका लिटमस पत्र, सी नंबर ऑप्शन में आपका मेथिल ऑरेंज और डी नंबर ऑप्शन में आपका लाल पत्ता गोभी। तो याद रखिएगा कि संश्लेषित सूचक जो है आपका मेथिल ऑरेंज होता है, जो कि सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब आगे देखिए प्रश्न संख्या 65 को देखिए। प्रश्न संख्या 65 में आपको दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है। किससे अभिक्रिया कर रहा है, जल से अभिक्रिया करके बनाता है। तो ये तो आपका अभिक्रिया है, रिएक्शन है। तो जब तक रिएक्शन कराइएगा नहीं आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या है। तो आपसे बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो याद रखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2 और अभिक्रिया कराएंगे हम लोग किससे, तो जल से। जल से अभिक्रिया कराएंगे तो आपका क्या बनेगा इसको बताइए, CO2H2O। तो आपका बन जाएगा H2CO3। H2CO3 आपका बन जाएगा। याद रखिएगा इसका नाम जो होता है आपका कार्बोनिक अम्ल होता है, जो कि सी नंबर ऑप्शन में आपको दिया गया है। याद रखिएगा डायरेक्ट इसको, क्या इसका नाम हो गया, तो इसका नाम हो गया आपका कार्बोनिक अम्ल नाम हो गया। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपका जल का सूत्र है और आपका H2CO3 हो गया, जो कि आपका कार्बोनिक अम्ल है, जो कि सी नंबर ऑप्शन में आपको दिया गया है। प्रश्न संख्या 66 को देखिए। प्रश्न संख्या 66 आपका है कि कॉपर पायराइट्स का रासायनिक संगठक है। ए नंबर ऑप्शन में आपका दिया गया Cu2FeS, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया CuFeS2, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया CuFe2S और डी नंबर में ऑप्शन में दिया गया Cu2FeS2। तो सबसे पहले इसका आप कमेंट करके आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर पायराइट का रासायनिक सूत्र जो होगा CuFeS2 हो जाएगा, जो कि आपका बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। अब प्रश्न संख्या 67 को बताइए। करा कि
मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। आपसे पूछा है धातु कि कौन सा धातु है जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है जिंक, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है सोना, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है लोहा और डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है तांबा। तो याद रखिएगा कि मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु जो है आपका सोना होता है, जो कि बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 68 को देखिए। प्रश्न संख्या 68 में दिया गया है कि निम्नांकित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। निम्नांकित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है जिंक, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है एजी, सी नंबर ऑप्शन में दिया है एयू और डी नंबर ऑप्शन में दिया है सीयू। तो याद रखिएगा सबसे अधिक अभिक्रियाशील, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो होता है आपका जिंक होता है, जो कि जेडेन है, जो कि ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। तो ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा। आपका 69 नंबर देखिए। 69 नंबर प्रश्न है कि किसी अधातु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। बाह्यतम सेल में पूछा कि अधातु के, तो याद रखिएगा कि अधातु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या तो 4 होगा या 5 होगा या तो 6 होगा या आपका 7 होगा। क्या हम आपको बताएं? अधातु का बताए हैं, याद रखिएगा, यहाँ लिख देते हैं अधातु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा या 7 होगा। और पूछेगा कहीं कि धातु के बाह्यतम सेल क्या होगा। यहाँ पर जब आपसे अधातु पूछा है तो कभी कभी तो आपसे धातु भी पूछ देगा कि धातु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो याद रखिएगा कि धातु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा। ये दोनों बात को याद रखिएगा कि अधातु के 4, 5, 6, 7 या धातु के 1, 2, 3। तो आपसे पूछा धातु तो आपका हो जाएगा 4, 5, 6 और 7, जो कि बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 70 को देखिए। प्रश्न संख्या 70 आपका है कि पीतल, आपसे याद रखिएगा कि पीतल पूछा है। तो पीतल निम्नांकित में से किनकी मिश्र धातु है। पीतल जो है निम्नांकित में से किनकी मिश्र धातु है। ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है Cu प्लस Zn, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है Fe प्लस Ni, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है Cu प्लस Au और डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है Cu प्लस Sn। तो याद रखिएगा, इसका ट्रिक्स हम आपको बताते हैं याद करने का कि हम लोग किस प्रकार से याद रखिएगा। तो याद रखिएगा आपका पिताजी का याद रखिएगा, तो याद रखिएगा पिताजी। तो पी से याद रखिएगा आपका पीतल होता है, पी से आपका पीतल होता है और त से आपका तांबा होता है, त से आपका तांबा होता है, ज से आपका जिंक होता है। क्या होता है? जिंक होता है। तो जिंक को हम लोग Zn लिखेंगे, तांबा को हम लोग Cu लिखेंगे और पीतल को हम लोग क्या लिखेंगे? पीतल को आप इसे याद रखिएगा। तो पीतल जो है कॉपर प्लस जिंक का बना होता है। राइट, याद रखिएगा कि पीतल जो है कॉपर और जिंक का बना होता है, जो कि ए नंबर ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो ए नंबर ऑप्शन आप याद रखिएगा। ये आपका ट्रिक्स है कि याद रखिएगा, इसको इससे लिख लीजिए कि पीतल जो है, तो पीतल से याद रखिएगा पिताजी, त से तांबा मतलब Cu और ज से जिंक मतलब Zn। तो पीतल जो है कॉपर और जिंक का बना होता है। तो आपका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अब प्रश्न संख्या 71 को देखिए। कह रहा है कि निम्नांकित में कौन समावयवी है। निम्नांकित में कौन समावयवी है। ए नंबर ऑप्शन आपका है कि मेथिल अल्कोहल और डाइमेथाइल ईथर या डाइमेथिल ईथर। बी नंबर ऑप्शन में आपका है कि एसीटोन और एसीटैल्डिहाइड। सी नंबर ऑप्शन में आपका है कि एथिल अल्कोहल और डाइमेथिल ईथर और डी नंबर ऑप्शन में आपका दिया गया है कि एथीन और इथाइन। तो याद रखिए कि समावयवी जो है एथिल अल्कोहल और डाइमेथिल ईथर होता है, जो कि सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 72 को देखिए। बस थोड़ा सा और बाकी है, तो आप बने रहिए वीडियो में। आप अच्छे तरीके से देखिए, धैर्य पूर्वक देखिए
क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आप पढ़ते रहिए अंत तक। तो आपका 72 नंबर प्रश्न दिया गया कि CH3O CH3O का IUPAC प्रणाली के अनुसार नाम है। आपसे नाम पूछा कि CH3O का IUPAC नाम है, तो ये सब नाम तो आपको डायरेक्ट याद रखना होगा। तो ए नंबर ऑप्शन में दिया गया मेथॉक्सीथेन, बी नंबर ऑप्शन दिया गया प्रोपोक्सीमीथेन, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है एथॉक्सीमीथेन और डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है एथिल मेथिल ईथर। तो याद रखिए कि CH3O इस फोटो को दिमाग में रखना होगा कि CH3O का IUPAC नाम क्या है, तो इसका नाम होता है मेथॉक्सीइथेन। क्या नाम होता है? तो मेथॉक्सीइथेन होता है। तो ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 73 को देखिए। प्रश्न संख्या 73 आपका है कि लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है? लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है? तो ए नंबर ऑप्शन आपका Fe3O4, बी नंबर ऑप्शन आपका Fe3O2, सी नंबर ऑप्शन आपका Fe2O3 और डी नंबर ऑप्शन आपका FeO। तो देख रहे हैं कि सब में FeO है, इसमें भी FeO, Fe मतलब फेरस होता है, मतलब कि लोहा। तो आपसे बोला कि लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है, तो याद रखिए कि Fe3O4 बनता है। तो आप कहिएगा सर इसका नाम भी बता दीजिएगा क्या होगा Fe3O4 का। तो याद रखिएगा इसका आपका फेरस ऑक्साइड कहिए या लोहा ऑक्साइड कहिए, एक ही बात है। या फेरिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड कहिए या लोहा ऑक्साइड कहिए या फेरिक ऑक्साइड कहिए। अब आगे चलिए, प्रश्न संख्या 74 को देखिए। करा कि एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, तो आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या होगा? आपसे पूछा है वर्ग संख्या। तो याद रखिएगा कि एक तत्व की परमाणु संख्या कितना बोला है? 16 बोला है। तो आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग की संख्या क्या है, मतलब कि किस वर्ग में है जिसका परमाणु संख्या 16 है। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या, बार बार पूछता है कि आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है, और पूछता है कि आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितना होता है। तो आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या, तो याद रखें कि आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होता है, और पूछता है कि आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितना होता है, वर्ग की संख्या, आवर्त की संख्या कितना होता है? तो आवर्त की संख्या आपका होता है 18। डायरेक्ट याद रखिए कि आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 18, आवर्त की संख्या 7 होता है और वर्ग की संख्या आपका 18 होता है। और ये भी बात याद रखिए कि परमाणु संख्या 16 है, तो आवर्त सारणी के आपका 16वां वर्ग का तत्व होगा, जो कि सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये दोनों सवाल आप याद रखिएगा अच्छे से, बार बार दोनों पूछता है कि आवर्त की संख्या कितना है, वर्ग की संख्या कितना है। अब प्रश्न संख्या 75 को देखिए। प्रश्न संख्या 75 दिया गया है कि निम्नांकित में कौन से धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? निम्नांकित में से कौन सी धातु बोला, कौन से धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो उस समय बताए थे ना कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। उस समय लिख के भी बताए थे कि H2SO4 को हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र हो जाएगा H2SO4। तो बोला कि H2SO4 के साथ कौन सी धातु अभिक्रिया नहीं करता है, आपसे बोला नहीं करता है। तो ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है Zn, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है Fe, सी नंबर में ऑप्शन में दिया है C और डी नंबर ऑप्शन में दिया है मैग्नीज। तो याद रखिएगा कि Zn से हम लोग जिंक कहेंगे, Fe से आपका फेरस कहेंगे, Cu से आपका कॉपर होता है और Mg से आपका मैग्नीशियम होता है।
तो याद रखिएगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जो है कॉपर कभी भी अभिक्रिया नहीं करता है, तो सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 76 को देखिए। प्रश्न संख्या 76 में आपको दिया गया कि एक मिश्र धातु में 90% कॉपर, याद रखिएगा 90% कॉपर और 10% टीन, 10% क्या है, टीन है। तो इस मिश्र धातु का नाम है क्या, क्या मिला है आपका, मिला है Cu यानी कॉपर, और आपका मिला है टीन, आपको मिला है टीन, कॉपर और टीन, और दोनों को मिलाने से क्या बनेगा, तो याद रखिएगा ये आपका बनेगा ब्रोंज। क्या बनेगा, ब्रोंज बनता है। तो उस समय एक और हम आपको बताए थे कि कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक बताए थे ना, जो कि आपका मिलके क्या बनता है, पीतल बनता है। तो ये दोनों बात को याद रखिएगा कि पीतल जो है कॉपर और जिंक के मिलने से बनता है, और ब्रोंज जो है कॉपर और टीन के मिलने से बनता है, जिसमें कॉपर आपका 90% है और टीन आपका है 10%। तो ये मायने नहीं लगता, बस याद रखिए कॉपर और टीन। तो कॉपर और टीन मिलके क्या बनेगा, तो आपका ब्रोंज बनेगा, जो कि आपका बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। तो बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77 को देखिए, बस 4 सवाल और है, तो आप बने रहिए वीडियो में। करा है कि जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कर बनाता है। करा है, देखिए फिर से प्रश्न को पढ़िए, क्योंकि अच्छा से नहीं पढ़िएगा तो दिक्कत होगा। आपसे बोल रहा है कि जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कर बनाता है, तो इसको आप पहले अभिक्रिया करा देते हैं। तो अभिक्रिया कराएगा तो यहाँ पे जिंक है, तो जिंक को हम लोग Zn लिखेंगे। करा जिंक जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होगा, सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ये दोनों को अभिक्रिया कराएंगे तो आपका हो जाएगा Na2Zn, आपका हो जाएगा O2, और आपका हाइड्रोजन गैस जो है आपका बाहर निकल जाएगा। इस अभिक्रिया को देखिएगा, जब तक अभिक्रिया को नहीं समझिएगा इसमें आप आंसर अपना मन से टिक नहीं लगा सकते हैं। बोला कि जिंक, तो जिंक, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब अभिक्रिया करेगा तो आपका बनाएगा Na2ZnO2, और आपका हाइड्रोजन गैस जो है आपका बाहर निकल जाएगा। तो बोलिएगा कि सर इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर दीजिए, संतुलित कर दीजिए। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर सोडियम 2 गो, जिंक एगो, ऑक्सीजन 2 गो, तो देख रहे हैं कि सोडियम एगो है, तो यहाँ आपका 2 लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर सोडियम 2 गो है तो सोडियम 2 गो हो गया, ऑक्सीजन 2 गो है तो ऑक्सीजन भी 2 गो हो गया, 2 गो हाइड्रोजन है तो 2 गो हाइड्रोजन भी हो गया, और जिंक एगो तो जिंक एगो हो गया। तो आपका कौन सा गैस बाहर निकला, आपसे यही ना पूछा कि जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर बनाता है या बनता है, तो कौन सा गैस, देखिए यहाँ पर आपका हाइड्रोजन गैस, जो कि ए नंबर ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा। अब 78 नंबर सवाल देखिए। 78 नंबर सवाल आपका है कि निम्नांकित में कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर, या गर्म किए जाने पर, यहाँ पर किए लगा दीजिए, गर्म किए जाने पर ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है, यहाँ पर आपका नहीं करता है। तो ए नंबर में ऑप्शन दिया Ai मतलब एल्युमिनियम, बी नंबर में ऑप्शन दिया गया है Cu, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है Ag, और डी नंबर में दिया गया आपका Hg। तो आप याद करिए कि ऑक्सीजन से सहयोग कौन सा अभिक्रिया नहीं करता है, कौन सा एलिमेंट आपका नहीं करता है, तो याद रखिएगा कि आपका Ag नहीं करता है, जो कि सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब 2 सवाल और बच गया। अब देखिए 79 नंबर सवाल देखिए। 79 नंबर सवाल दिया गया कि अयस्क में उपस्थित अपद्रव कहलाते हैं। अपद्रव मतलब कि जो खराब चीज है, जो किसी भी काम का नहीं है। ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है खनिज, बी नंबर ऑप्शन में दिया है धातुमल, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है गैंग, और डी नंबर ऑप्शन में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए कि अयस्क में उपस्थित अपद्रव जो है आपका गैंग कहलाता है। जैसे गेहूं में देखिएगा कि छोटा छोटा आंकर होता है, तो आपका क्या कहलाता है, तो आपका गैंग कहलाता है, जो कि सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 80 को देखिए। प्रश्न संख्या 80 में आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में
किस गुण के कारण, किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं। इसमें आपसे गुण पूछा कि निम्नलिखित में से किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं। तो हमेशा तार बनाएंगे तो आपका धातु के बनाएंगे। किस कारण से? ए नंबर ऑप्शन में आपका है कि आघात वर्धनीयता के कारण से, बी नंबर ऑप्शन में आपका उष्मीय चालकता के कारण से, सी नंबर में ऑप्शन आपका तन्यता के कारण से, और डी नंबर ऑप्शन आपका है कठोरता के कारण से। तो याद रखिएगा कि धातु के तन्यता के कारण जो है हम लोग इसका तार बनाते हैं। जैसे आपका हो जाएगा सोना, सोना से हम बहुत ही पतला और बहुत ही लंबा तार बना सकते हैं, इसलिए आपका तन्यता के कारण हम लोग धातु के गुण के कारण हम लोग तार बनाते हैं। अब आगे देखिए। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही मोटिवेट करेगा। और घंटी को जरूर बजा लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपके पास जाएगा, और वीडियो को आप देख लीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।